नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन कक्षा 12 के इतिहास विषय की बातचीत कर रहे थे, जिसके अंदर अपन ने पिछले 14 अध्यायों की बातचीत कर ली है और आज आपके 15वां अध्याय है। ठीक है, इससे संबंधित आज बातचीत करेंगे। उससे पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले अपन ने इतिहास के जो आपके 12वीं में तीनों किताबें हैं उनके सभी अध्यायों की बातचीत की हुई है। तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो प्ले लिस्ट आपको यूट्यूब के अंदर मिल जाएगी, ठीक है ना। यूट्यूब के अंदर आप जाओगे तो इस तरीके से ये प्ले लिस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ यहाँ आपको ये प्ले लिस्ट मिल जाएगी। और यहाँ जैसे ही नीचे का स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ आपको भाग 1, भाग 2 और भाग 3 की ये सारी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो आप यहाँ से आराम से इनको देख करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आवाज़ वगैरह बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, ठीक है। चलो, ओके। चैप्टर का नाम है संविधान का निर्माण, एक युग की शुरुआत, मतलब नए युग की शुरुआत। तो सबसे पहले देखेंगे भारतीय संविधान। यानी भारतीय संविधान विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा लिखित संविधान। एक एक पॉइंट बढ़िया आराम से देखते हुए अपने को चलना है। यानी ये जो भारत का संविधान है ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। भारतीय संविधान को 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 28 नवंबर 1949 के बीच में शुरू किया गया है। यानी इसके शुरुआत का जो दौर होता है वो आपके होता है 9 दिसंबर से, 9 दिसंबर से 9 दिसंबर 1946 से लेकर के कहाँ तक चलता है, ये चलता है आपके 28 नवंबर। कहाँ चलता है? 28 नवंबर 1949 तक ये चलता है, ठीक है ना। दो बातें इसमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 28 नवंबर 1949 के बीच में हमारा जो भारत का संविधान है वो पूरा बन करके तैयार हुआ था, ठीक है। संविधान सभा के कुल जो सत्र हुए थे वो 11 हुए थे और जिसमें 165 दिन बैठ के हुई थी। यानी ये जो टाइम था ना, इतना इस टाइम के बीच में टोटल 11 सत्र हुए थे, ठीक है। 11 सत्र हुए थे और उन 11 सत्रों के अंदर 165 दिन बैठकें हुई थी। यानी 165 दिन लोग आपस में बैठ करके इन बातों के ऊपर इन लोगों ने चर्चा की थी, ठीक है। उसके बाद में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा। समय जो लगा था वो लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का टाइम लगा था। और खर्चे की बात करें तो टोटल जो 64 लाख रुपए जो है वो टोटल खर्चा आया था, ठीक है। भारतीय संविधान में भारतीय शासन व्यवस्था, राज्य और केंद्र के संबंध एवं राज्यों के मुख्य अंगों के कार्यों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान का निर्माण देश निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण कार्य में से था। भारतीय संविधान का निर्माण जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे बड़े नेताओं के द्वारा किया गया। तो इनका जो है भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत ही अच्छा योगदान है। आगे है उथल पुथल का दौर। उथल पुथल के दौर के अंदर क्या हुआ था आपको पता होगा। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया और इसके निर्माण से पहले साल जो थे वो काफी उथल पुथल भरे थे। अपन ने पिछले चैप्टर के अंदर देखा था कि विभाजन की स्थिति के समय भारत में एक नया संविधान बनाना भारतीय लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि विभाजन के अंदर आपको पता होगा कि सांप्रदायिक दंगे हो गए थे और उन दंगों की वजह से जो मुस्लिम है हिंदू और जो मुस्लिम है इन लोगों को आपस में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और ऐसी स्थिति में एक राष्ट्र के लिए संविधान का निर्माण करना कितना जिम्मेदारी वाला कार्य होगा। यह महान आशाओं का क्षण भी था और भीषण मोह भंग भी। लोगों की स्मृति में भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज, 1946 में रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह, देश के विभिन्न भागों में मजदूरों और किसानों के आंदोलन की आशाओं के प्रतीक थे। तो वहीं हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे और देश का बंटवारा भीषण मोह भंग का क्षण था। हमारे संविधान ने अतीत और वर्तमान के घावों पर महरम लगाने और विभिन्न वर्गों, जातियों व समुदायों में बटे भारतीयों को एक साझा राजनीतिक प्रयोग में शामिल करने में मदद की थी, ठीक है। आगे बात करें संविधान का गठन। महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान मांग की भारत का राजनीतिक भाग्य स्वयं भारतीयों द्वारा तय होना चाहिए। यानी भारतीय संविधान के गठन की बात करें तो महात्मा गांधी ने 1922 का जो असहयोग आंदोलन हुआ था ना, उसमें क्या कहा गया है कि जो भारत की राजनीति जो है वो भारत के लोगों के द्वारा तय की जानी है। या ऐसे कह सकते हैं कि भारतीय संविधान भारतीय संविधान भारत के
भारत के लोगों द्वारा ही तय किया जाना चाहिए। यानी भारत के लोग जो है, भारत के लोग ही संविधान को बढ़ाएंगे। कानूनी आयोग और गोलमेज सम्मेलनों की असफलता के कारण भारतीयों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित किया गया और कांग्रेस ने 1935 ईस्वी में मांग की कि भारत का संविधान बगैर किसी बाहरी हस्तक्षेप से बनना चाहिए। और 1935 की डेट में आपको याद रखना है कि कांग्रेस ने क्या कहा था कि जो भारत का जो संविधान है वो बिना किसी हस्तक्षेप से बनना चाहिए, यानी बाहर के लोग इसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने 1939 ईस्वी में कांग्रेस कार्य समिति ने भारत की अपनी संविधान सभा की स्पष्ट रूप से मांग की। 1938 में तो जवाहरलाल नेहरू ने और 1939 में जो कांग्रेस की कार्य समिति है उसने संविधान सभा की मांग की। तो यहाँ आपको डेट याद रखनी है 1938 जो है, यानी 1938 है, 1938 में आपके जे.एल. नेहरू साहब ने कहा था कि भारतीयों की एक संविधान सभा होनी चाहिए। और 1939 की बात करें तो 1939 में जो कांग्रेस है उस कांग्रेस ने भी कह दिया कि भाई साहब यहाँ एक संविधान सभा होनी चाहिए। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन आयोग द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के अनुसार 1946 में हुआ और इसके अंतर्गत संविधान सभा के कुल चुने हुए सदस्यों की संख्या 389 थी। और ये जो 1946 में जो प्रस्ताव सुझाव दिया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा, इसके अंदर जो टोटल सदस्यों की संख्या दी गई थी वो दी गई थी 389, ठीक है। और जिसमें 296 सदस्य जो थे वो आपके ब्रिटिश भारत के थे, यानी 296 जो थे वो आपके थे ब्रिटिश भारत के, ठीक है। और जिसमें से 93 सदस्य जो थे वो आपके थे आपके सदस्य, ठीक है ना, ये सदस्य है, सदस्य जो थे ये थे देसी रियासत, देसी रियासत से। और सभी राज्यों व देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई और प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर संविधान सभा के लिए एक सदस्य प्रति प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनाया गया। तो यानी अगर अपन टोटल बात करें तो ये जो सदस्य दिए गए ये प्रति 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर दिए गए, प्रति 10 लाख की जो जनसंख्या है उसको आधार माना गया, प्रति 10 लाख की जनसंख्या को इसमें आधार माना गया। प्रांतों के 296 सदस्यों में से स्थानों पर आवंटन कुछ इस प्रकार था। सामान्य की बात करें तो 213, मुस्लिम की बात करें तो 79 और सिख की बात करें तो टोटल 4 सीटें थी। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इनका जो चुनाव है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, बल्कि प्रांतीय विधायिकाओं ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। यहाँ ध्यान रखना, जो प्रांतीय चुनाव हुए थे उनके विधायकों ने इनको चुना था, ठीक है। संविधान सभा में कांग्रेस प्रभावशाली थी। जो संविधान सभा थी इसके अंदर आपकी जो कांग्रेस है वो प्रभावशाली थी, और कांग्रेस प्रभावशाली थी क्योंकि प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने सामान्य चुनाव क्षेत्रों में भारी जीत प्राप्त की थी और मुस्लिम लीग को अधिकांश मुस्लिम सीटें मिल गई थी। लेकिन मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार उचित समझा और अन्य संविधान बनाकर पाकिस्तान की मांग को जारी रखा। इस सभी कारणों से संविधान सभा में 82%, इन सभी कारणों से क्या हुआ, संविधान सभा के अंदर 82% जो सदस्य थे वो कांग्रेस की पार्टी में ही थे, परंतु सभी कांग्रेस सदस्य एक मत थे और एक निर्णायक मुद्दे पर जो उनके जो मत थे वो सबके अलग अलग थे, यानी भिन्न भिन्न थे। कई कांग्रेस समाजवाद से प्रेरित थे तो कई जमींदारी के हिमायती थे, कुछ सांप्रदायिक दलों के करीब थे तो कुछ पक्के धर्मनिरपेक्ष थे। संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनमत से प्रभावित होती थी। जब संविधान सभा में बहस होती थी तो विभिन्न पक्षों की दलील अखबारों में छपी जाती थी और तमाम प्रस्ताव पर सार्वजनिक रूप से बहस चलती थी और सामूहिक सहभागिता बनाने के लिए जनता के सुझाव भी आमंत्रित किए जाते थे। कई भाषा अल्पसंख्यक अपनी मातृभाषा की रक्षा के लिए मांग करते थे, ठीक है। ऐसी बातें आपके सामने आई थी। मुख्य आवाजों में बात करें तो संविधान सभा में टोटल जो सदस्य थे वो
300 सदस्य थे, यानी कुल सदस्यों की संख्या बात करें तो 300 थी, जिसमें से 6 सदस्यों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। इनके अलावा अगर बात करें तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और के एम मुंशी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये काफी चर्चित व्यक्ति थे। संविधान सभा में 2 प्रशासनिक अधिकारी थे। सबसे पहले बात करें तो इनमें से एक जो थे वो थे बी एन राव, जो भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है ना। दूसरे थे आपके एच एन मुखर्जी। ये दो जो थे ये काफी चर्चित प्रशासनिक अधिकारी थे और इनकी भूमिका मुख्य योजनाकार भी रही थी। तो बी एन राव जो थे भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान के बारे में अगर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो एक एक तथ्य अपन देख लेते हैं कि संविधान सभा के पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। सदस्यों की बात करें तो 389। अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मसौदे की बात करें, ठीक है, मसौदा समिति के प्रमुख अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान के सलाहकार की बात करें तो बी एन राव। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। अवधि की बात करें तो 2 वर्ष 18 दिन, 2 वर्ष 11 और 18 दिन लगे थे। संविधान पूरा हुआ 26 नवंबर 1946 को। लागू या अधिनियम हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान पूरा हुआ, ये डेट गलत है, ठीक है। संविधान बनकर के आपके पूरा हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। देखो एक मिनट, ये गलत हो गया यहाँ पे, इसने ये अपन ने गलत टाइप कर लिया। संविधान का कार्य पूर्ण कब हुआ था? आपके 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हो गया था, ठीक है। तो ये इसमें कट करना है, मैं कट कर दूंगा, ठीक है। लागू या अधिनियमित की बात करें तो ये आपके 26 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान सभा के सत्र की बात करें तो 11 सत्र हुए थे ये। और बैठकों की बात करें तो आपके टोटल ऊपर अपन ने कितनी बैठकों की बात की है और यहाँ जो है बैठकें जो है वो कितनी बैठकें हैं? 165 दिन की बैठक हुई थी, ठीक है। डेटा सही है कि नहीं है? कई बार क्या होता है टाइपिंग के टाइम जो है वो 165 है, सही, ओके ओके। टाइपिंग के वक्त थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन थे? जवाहरलाल जी थे आपके। मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल कब हुई? तो 13 अक्टूबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। नागरिकों को न्याय, समानता व स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया। ये वचन दिया गया कि अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्ग व जनजातीय क्षेत्र एवं दलित व अन्य पिछड़े वर्ग के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किए जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारे लोकतंत्र की रूपरेखा हमारे बीच होने वाली चर्चा से उभरेगी और भारतीय संविधान के आदर्श और प्रावधान कहीं और से उठाए गए नहीं हो सकते, ठीक है। पंडित नेहरू जी ने यह प्रस्ताव पेश किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफेद और हरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा झंडा होगा, जिसके बीच गहरे नीले रंग का चक्र होगा। वल्लभ भाई पटेल मुख्य रूप से पर्दे के पीछे कई महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। उन्होंने कई रिपोर्टों के प्रमुख प्रारूप लिखने में खास मदद की और परस्पर विरोधी विचारों के बीच सहमति पैदा करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कांग्रेस के स्त्री गुट के अलावा प्रख्यात विधिवेता और अर्थशास्त्री भीमराव अम्बेडकर जी सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे। यद्यपि ब्रिटिश शासन के दौरान अम्बेडकर कांग्रेस के राजनीति का विरोध कर रहे थे, परंतु स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्होंने केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया और इन भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया। तो यहाँ ध्यान रखना है ये केंद्रीय विधि के मंत्री भी थे और महात्मा गांधी के कहने पर, और उसके बाद में इन्हें भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है उनके भी अध्यक्ष कार्य का काम करने का मौका दिया गया। उनके साथ 2 अन्य वकील भी काम कर रहे थे। गुजरात के एम मुंशी और मद्रास के अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, दोनों ने ही संविधान के प्रारूप का महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। अम्बेडकर के पास संविधान सभा में संविधान के प्रारूप को पारित करने की जिम्मेदारी दी गई थी और इस काम में लगभग 3 वर्ष लगे और इस दौरान कई चर्चाएं हुई और इन चर्चाओं का जो मुद्रित रिकॉर्ड है वो 11 भारी भरकम खंडों में प्रकाशित हुआ था।
लोगों की इच्छा। संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी को सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद की स्याह यानी परछाई दिखाई देती थी। यानी जो लाहिड़ी थे वो ये कहते हैं कि अपन जो सभाएं कर रहे हैं इनके ऊपर कहीं ना कहीं जो है वो ब्रिटिश की परछाई दिखाई दे रही है। 1946-47 के सर्दी में जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी तो अंग्रेज अभी भी भारत में थे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का शासन चल तो रहा था, परंतु उसका सारा कामकाज वायसराय या लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार की देख रेख में करना पड़ता था। लाहिड़ी ने अपने साथियों को समझाया कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है और वह अंग्रेजों की योजना को साकार करने का काम कर रही है, जो है वो कांग्रेस कर रही है। आगे है पृथक निर्वासन यानी अलग से निर्वासन। तो 27 अगस्त 1947 को मद्रास के बी पोखर बहादुर ने पृथक निर्वाचन बनाए रखने के पक्ष में एक प्रभावशाली भाषण दिया। यानी पृथक जो निर्वाचन है वो बनाए रखने के लिए एक भाषण दिया। संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका की समस्या पर बहस हुई। मद्रास के बी पोखर बहादुर ने इसका पक्ष लिया, परंतु ज्यादातर राष्ट्रवादी नेता जैसे RV धुलेकर, सरदार पटेल, गोविंद वल्लभ पंत, बेगम एजाज रसूल आदि ने इसका कड़ा विरोध किया और इसे देश के लिए घातक बताया। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई साहब ये देश के लिए काफी घातक है। ठीक है, आगे नेक्स्ट अगर अपन देखें, सरदार पटेल ने कहा कि पृथक निर्वाचिका का एक ऐसा जहर है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। क्या तुम इस देश में शांति चाहते हो? अगर चाहते हो तो पृथक निर्वाचन को फौरन छोड़ दो। JB पंत ने एक बहस में कहा कि अलग अलग मतदाता न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी हानिकारक है। उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक समुदाय का दायित्व था कि वे अल्पसंख्यकों की समस्याओं को समझे और उनकी आकांक्षाओं के साथ में सहानुभूति रखे। अलग मतदाताओं की मांग अल्पसंख्यकों को स्थायी रूप से अलग कर देगी और उन्हें कमजोर बनाएगी, और इसके अलावा यह उन्हें सरकार के भीतर किसी भी प्रभावी बात से वंचित करेगी। तो इस तरीके की बातें वो करते हैं। अलग अलग मतदाताओं के खिलाफ ये सभी तर्क राष्ट्र की एकता पर आधारित थे, जहां प्रत्येक व्यक्ति एक राज्य का नागरिक होता है और प्रत्येक समूह को राष्ट्र के भीतर आत्मसात होना पड़ता था। संविधान नागरिकता और अधिकार प्रदान करेगा, बदले में नागरिकों को राज्य के प्रति अपनी वफादारी की पेशकश करनी थी। समुदायों को सांस्कृतिक संस्थाओं के रूप में मान्यता दी जा सकती है और राजनीतिक रूप से सभी समुदायों के सदस्य राज्य के सदस्य के बराबर है। 1949 तक संविधान सभा के अधिकांश मुस्लिम सदस्यों को अलग अलग मतदाताओं के खिलाफ सहमति दी गई और इसे हटा दिया गया। मुसलमानों को यह सुनिश्चित करने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने की आवश्यकता थी, उनकी राजनीतिक व्यवस्था में निर्णायक आवाज हो सके। आगे आदिवासी और उनके अधिकार। आदिवासी जयपाल सिंह ने इतिहास के माध्यम से आदिवासी के शोषण, उत्पीड़न और भेदभाव के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने आगे कहा कि जनजाति की रक्षा करने और प्रावधान करने की आवश्यकता है जो उन्हें सामान्य आबादी के स्तर पर आने में मदद करेंगे। जयपाल सिंह ने कहा उन्हें मुख्य धारा में एकीकृत करने के लिए शारीरिक और भावनात्मक दूरी को तोड़ने की जरूरत है। उन्होंने विधायिका में सीट के आरक्षण पर जोर दिया क्योंकि यह उनकी मांगों को आवाज देने में मदद करता है और लोग इसे सुनने के लिए मजबूर होंगे। ठीक है, हमारे देश के दलित वर्गों के लिए संविधान में प्रावधान। देखो हमारा जो राष्ट्र है इसमें दलितों के लिए क्या क्या प्रावधान किए उनकी बात करें तो दलित वर्ग हमारे देश की 20% आबादी बनाते हैं, इसलिए वे अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन उन्हें लगातार हाशिए का सामना करना पड़ रहा है। दलित वर्गों के सदस्यों को व्यवस्थित रूप से हाशिए पर जाने का सामना करना पड़ा। हाशिए का मतलब है किनारे पे धकेल देना, उनको हर एक योजनाओं से वंचित करना। सार्वजनिक स्थानों तक उनकी पहुंच नहीं थी, उन्हें विकृत सामाजिक और नैतिक आदेशों के माध्यम से दबाया गया। दलित वर्गों की शिक्षा तक कोई पहुंच नहीं थी और प्रशासन में उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। दलित वर्गों के सदस्यों ने अस्पृश्यता की समस्या पर जोर दिया, जिसे सुरक्षा और संरक्षण के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता था। इसे पूरी तरह से दूरी करने के लिए इन लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने और समाज में व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत है। संविधान सभा ने एक प्रावधान किया कि अस्पृश्यता को समाप्त किया। हिंदू मंदिरों को सभी जातियों और विधायकों में सीटों के लिए खोल दिया गया। सरकारी कार्यालयों में नौकरी निम्न जातियों के लिए आरक्षित की गई। कई लोगों ने माना कि सामाजिक भेदभाव को समाज के भीतर के दृष्टिकोण में बदलाव के माध्यम से ही हल किया जा सकता है। आगे है राज्य की शक्तियां, यानी राज्य के पास में क्या शक्तियां दी गई।
केंद्र और राज्य सरकार राज्य स्तर पर सरकार के विभाजन के मुद्दे पर तीव्र तरीके से बहस हुई और संविधान ने 3 विशेष सूची प्रदान की, जिसमें एक तो आपकी पहली जो है वो है संघ सूची, ठीक है, संघ सूची। उसके बाद में एक दी गई राज्य सूची, एक दी गई राज्य सूची, और उसके बाद में एक जिसके ऊपर बात की गई वो थी समवर्ती सूची, सम समवर्ती सूची। अब इन तीनों में क्या डिफरेंट था? संघ का मतलब है इसमें जो काम करेगा वो आपके केंद्र सरकार करेगी, इसमें जो काम करेगी वो करेगी आपकी राज्य सरकार, और इसमें जो है वो आपकी केंद्र प्लस जो राज्य है वो दोनों मिलकर काम करेगी, केंद्र और राज्य दोनों। तो जैसे देखो कि केंद्र सरकार में इस पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी, इस पर राज्य सरकार बनाएगी, और इसमें केंद्र और राज्य मिलकर दोनों बनाएंगे, लेकिन फर्स्ट जो प्रायोरिटी जो दी जाएगी वो आपके केंद्र को दी जाएगी, यानी केंद्र का कानून मान्य होगा। अधिक मंद केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध है भारत केंद्रीय में राज्य सरकार केंद्र में सरकार को और अधिक शक्तिशाली बनाया जाता है ताकि वह शांति सुरक्षा सुनिश्चित कर सके और महत्वपूर्ण हितों के मामलों में समन्वय स्थापित कर सके और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पूरे देश के लिए बात कर सके। हालांकि कुछ कर जैसे कि भूमि और संपत्ति कर, बिक्री कर और बदौलत शराब कर राज्य द्वारा अपने दम पर वसूले जा सकते हैं, जो राज्य सूची के विषय है। के संथानम ने कहा कि राज्य को मजबूत बनाने के लिए न केवल राज्य बल्कि केंद्र को भी सत्ता में लाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र जिम्मेदारी से आगे बढ़ता है तो यह ठीक से काम नहीं कर सकता, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि राज्य को कुछ शक्तियां भी हस्तांतरित की जानी चाहिए। फिर के संतानम ने कहा कि राज्यों को उचित वित्तीय प्रावधान दिए जाने चाहिए ताकि वे स्वतंत्र रूप से काम कर सके और उन्हें मामूली खर्च के लिए केंद्र पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। यदि सही तरीके से आवंटन नहीं किया गया तो संतानम और उन कई अन्य लोगों ने अंधेरे भविष्य की भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि प्रांत केंद्र के खिलाफ विद्रोह कर सकता है और केंद्र टूट जाएगा क्योंकि अत्यधिक शक्ति संविधान में केंद्रित है। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी तरीके से भी बात रखी कि भाई पैसे का जो बंटवारा है, वित्त जो है, उसका भी सही तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए ताकि ये जो है वो आपस में सही तरीके से बांट सके। आगे है राष्ट्रीय भाषा। संविधान सभा में राष्ट्रभाषा के मुद्दों पर कई महीनों तक तीखी बहस हुई। भाषा एक भावनात्मक मुद्दा है और यह विशेष रूप से संस्कृत और विरासत से संबंधित है। 1930 के दशक तक कांग्रेस और महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया और हिंदी भाषा को समझना आसान था और भारत के बड़े हिस्से के बीच एक लोकप्रिय भाषा थी। विविध संस्कृतियों और भाषा के मेल से हिंदी का विकास हुआ और हिंदी भाषा मुख्य रूप से हिंदी और उर्दू से बनी थी, लेकिन इसमें दूसरी भाषा के भी शब्द शामिल थे। लेकिन दुर्भाग्य से भाषा भी सांप्रदायिक राजनीति से पीड़ित हो गई और धीरे धीरे हिंदी और उर्दू अलग होने लगी और हिंदी ने संस्कृत के अधिक शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। इसी तरह उर्दू और अधिक दृढ़ हो गई। फिर भी महात्मा गांधी ने हिंदी में अपना विश्वास बनाए रखा और उन्होंने महसूस किया कि हिंदी सभी भारतीयों के लिए एक समग्र भाषा थी। हिंदी का समर्थन को लेकर के क्या क्या संविधान में हुआ था, तो देखो, आर.वी. धुलेकर संविधान सभा के सदस्य ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए एक मजबूत दलील दी, जिसमें संविधान बनाया जाना चाहिए। इस दलील का प्रबल विरोध हुआ। असेंबली की भाषा समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें उसने यह तय करने की कोशिश की कि देवनागरी लिपि में हिंदी एक आधिकारिक भाषा होगी, लेकिन हिंदी दुनिया के लिए संक्रमण एक क्रमिक प्रक्रिया होगी। स्वतंत्रता के बाद शुरुआती 15 वर्षों तक अंग्रेजी के आधिकारिक रूप से इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया। यानी जब हिंदी को बात हो रही थी भाषा बढ़ाने की तो सब लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया क्योंकि दक्षिण भारत में हिंदी इतनी ज़्यादा प्रचलन में नहीं है। तो कहा गया कि भाई 15 वर्ष तक तो अपन जो है वो अंग्रेजी भाषा को ही काम में लेंगे, 15 वर्ष तक क्या करेंगे, अंग्रेजी का ही उपयोग करेंगे। आगे बात करें, उसने हिंदी को लोगों की भाषा के रूप में स्वीकार किया, लेकिन भाषा बदली जा रही थी। उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द हटा दिए गए। यह एकदम हिंदी के समावेशी और समग्र चरित्र को मिटा देता है और इसके कारण विभिन्न भाषा समूहों के लोगों के मन में चिंताएं और भय विकसित होता है। कई सदस्यों ने महसूस किया कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के मुद्दे को सावधानी से व्यवहार किया जाना चाहिए और आक्रामक कार्यकाल और भाषण केवल गैर हिंदी भाषाई लोगों में भय पैदा करेगा, इस मुद्दे को और जटिल करेगा
और विभिन्न हितधारकों के बीच में आपसी समझ होनी चाहिए। संविधान सभा के सदस्य एस जई दुर्गाबाई ने कहा कि दक्षिण भारत में हिंदी के खिलाफ तीव्र विरोध भाषा के संबंध में विवाद के प्रादुर्भाव के बाद प्रतिद्वंदी में एक डर था कि हिंदी प्रांतीय भाषा के लिए विरोधी है और यह प्रांतीय भाषा और इसके साथ जुड़ी सांस्कृतिक विरासत की जड़ को काटती है। तो दक्षिण भारत में कुल मिलाकर ये कहें कि हिंदी का काफी विरोध हुआ था। और इसी के साथ आपकी जो इतिहास है 12वीं कक्षा की वो हो गई है पूर्ण। अभी मैं आगे आपकी भूगोल स्टार्ट करूंगा आपके 12वीं कक्षा की, और साथ में मैं 11वीं कक्षा की इतिहास भी शुरू कर दूंगा। अभी इसके बाद में आपके इसके जो MCQ वीडियो है वो डाल देता हूँ, उसके बाद में आपकी PDF जो है वो आपकी पूरी की पूरी मैं वेब के ऊपर अपलोड कर देता हूँ। तो अगले वीडियो में अपने मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।